हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय इकोनॉमिक सेक्टर ये बताने जा रही हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन, मतलब गर्मी और ये बिजली के उत्पादन के लिए जो हम कोयले का उपयोग करते हैं वो है 25% जिम्मेदार। और दूसरा है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड अदर लैंड यूज, मतलब जो भी हम जंगल को काट रहे हैं और बाकी जो जगहों पर हम पौधे ना लगाकर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ वो भी है 24%। और ये देखिए इंडस्ट्रीज, मतलब कि उद्योग 21% जिम्मेदार है। और यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन, ये जो है कि हमारा वाहन जो इधर से उधर हमें करता है वो भी 14% जिम्मेदार है। और ये देखिए अदर एनर्जी 10% जिम्मेदार, बाकी के सारी चीज़। और ये देखिए 6% जिम्मेदार है बिल्डिंग्स। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए CO2 को अवशोषित करने की योग्यता रखता है, हम उसे कार्बन सिंक कहते हैं। CO2 को अवशोषित करने की क्षमता रखता है जो उसे हम कार्बन सिंक कहते हैं। जैसे कि बर्फ़, आर्कटिक और अंटार्कटिक पर जमे हुए बर्फ़। लेकिन अब जो आर्कटिक और अंटार्कटिक बहुत समय पहले कार्बन सिंक थे, अब वर्तमान समय में वो कार्बन सोर्स बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि किस तरह ब्लैक कार्बन आर्कटिक और अंटार्कटिक के बर्फ़ों पर जम रहा है और उन बर्फ़ों को पिघला रहा है, जिसकी वजह से वो जो CO2 को अवशोषित करके बैठे हुए थे अब वो CO2 को छोड़ रहे हैं और ब्लैक हो जाने के कारण वो CO2 और भी जल्दी पिघल रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कार्बन सिंक क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कि हरे पौधे होते हैं वो जब CO2 को अवशोषित करके जो छोड़ते हैं ना उसे ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्रीन कार्बन होता है। और महासागर के अंदर जो शैवाल होते हैं वो भी CO2 को अवशोषित करते हैं और इस वजह से वो ब्लू कार्बन छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए CO2 के ज़्यादा जिम्मेदार, यहाँ देखिए सन 2013 से पहले और सन 2013 के बाद। सबसे पहले जिम्मेदार था USA सन 2013 की पहले से, लेकिन सन 2013 के बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदार चीन है 29%। और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर है चीन, लेकिन सन 2013 के बाद दूसरे नंबर पर है USA जो कि 16% जिम्मेदार है। और देखिए फिर भारत है तीसरे नंबर पर 7% जिम्मेदार, रूस 5% जिम्मेदार और जापान है फिर 4% जिम्मेदार। लेकिन अगर हम ये करें कि यूरोपियन देशों में भारत चौथे नंबर पर आता है, तो यूरोपियन देशों में भारत चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि यूरोपियन देशों में तीसरे नंबर पर आएगा यूरोपियन यूनियन देश। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ मैंने पहले ही लिख दी है, जैसे सन 2016 का ये डाटा है कंट्री इमिशंस पर परसेंटेज, मतलब कौन सा देश कितना परसेंट है। तो ये देखिए सबसे पहले चीन 29%, अमेरिका 16%, भारत 7%। फिर उसके बाद है रसिया, जापान, जर्मनी, कोरिया। लेकिन आपको सिर्फ ये दो तीन देश हैं जो कि याद रखने हैं। और यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर देखिए पर कैपिटा क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक वर्ष का जितना CO2 उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हम किसी एक देश की बात लेते हैं कि किसी एक देश में एक वर्ष में जितना CO2 उत्पादन किया जाता है बटे उस देश की जनसंख्या को बराबर प्रति व्यक्ति CO2 का उत्पादन। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कहना चाहते हैं कि एक देश में जितनी जनसंख्या है ना, जितनी CO2 का उत्पादन होता है एक वर्ष का, उसके बटा उस देश में उस वर्ष का जनसंख्या ले लो तो निकल जाएगा पर कैपिटा CO2। यहाँ पर देखिए एक है कार्बन फुटप्रिंट, अर्थात इसे कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसमें कहा गया है कि कोई मानव अपने जीवन काल में कितना CO2 का उत्पादन करता है उसे ही कार्बन फुटप्रिंट या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि किसी एक मानव को ले लीजिए, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना CO2 का उत्पादन कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब हम CO2 का उत्पादन कैसे करेंगे
वाहन चलाते समय CO2 का उत्पादन निकलेगा, सांस लेते समय CO2 का उत्पादन निकलेगा और भी बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिसकी वजह से CO2 का उत्पादन होता रहता है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए CO2 इमिशंस पर कैपिटा में किस देश में कितना CO2 का उत्पादन होता है। तो सबसे पहला देश है यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें 16.5% होता है, ऑस्ट्रेलिया 15.4%, कनाडा 15.1%, नीदरलैंड 9.9%, जापान 9.5%, जर्मनी 8.9%, चाइना 7.5%, यूनाइटेड किंगडम 6.5%, स्पेन 5.0%, फ्रांस 4.6%, स्वीडन 4.5%, ब्राज़ील 2.6% और इंडिया 1.7%। यहाँ पर देखिए इंडिया 1.7%। फिर उसके बाद है युगांडा 0.1%, रवांडा 0.1%, चैड 0.1% और फिर उसके बाद सोमालिया जो कि 0.0%। मतलब यहाँ पर CO2 पर कैपिटा मिशन उत्पादन नहीं होता है। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण में जो कि ये पढ़ेंगे 10% ऊर्जा का नियम, जिसे लिटमान ने दिया था। 10% ऊर्जा के नियम को लिटमान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जब हम किसी खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण होता है। ये देखिए कैसे। यहाँ पर देखिए घास है, घास के पास कितनी कैलोरी थी, 100 कैलोरी, लेकिन इन्होंने बकरी को दे दी, लेकिन इस घास को बकरी खा गई। अब बकरी अपनी 90% कैलोरी तो अपने डेली कार्यों में ख़त्म कर देगी, लेकिन उसके पास अब कितना बचा, सिर्फ 10% कैलोरी बचा। अब बकरी को बाघ खा जाएंगे तो बाघ के पास कितना कैलोरी, पहले से उसके पास कैलोरी की मात्रा बहुत कम है, उसमें भी 9% वो अपने डेली कार्यों में ख़त्म कर देंगे और सिर्फ 1% उनके पास बचेगा। इसलिए कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं ना कहीं मांसाहारी भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बाघ डायरेक्ट घास को खाता तो इसके पास 100% कैलोरी मिलती, लेकिन इन्होंने घास को ना खाकर बकरी को खाया, इसलिए इनके पास सिर्फ 10% ही कैलोरी है। तो जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं आगे के वीडियो में।